हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है वो हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन के एक बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट से, जिसको हम बोलते हैं किंगडम सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन। किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एक वो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है क्लासिफिकेशन की, जिसमें हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम किंगडम में अरेंज करते हैं। और ये एक तरह से यूं कहें कि जितने भी टाइप के जो आगे क्लासिफिकेशन है, चाहे वो एनिमल किंगडम का हो चाहे वो प्लांट किंगडम का हो, ये सारा ओरिजिनेट जो है वो किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से ही हुआ है। तो आज का ये जो लेक्चर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो क्लासिफिकेशन में अपने आप को वीक महसूस करते हैं। मोस्टली क्लासिफिकेशन में जो वीकनेस जिन स्टूडेंट्स की रहती है वो इस वजह से रहती है बिकॉज उनको फंडामेंटल जो क्लासिफिकेशन है वो नहीं आता। तो चलिए शुरू करते हैं किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसा कि सभी जानते हैं कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो जो 7 हायरार्किकल स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स के जरिए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है। और वो जो 7 हायरार्किकल स्टेप्स हैं वो सब जानते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है किंगडम, फिर उसके बाद में डिवीजन या फाइलम, उसके बाद क्लास, उसके बाद आते हैं ऑर्डर, फिर आती है फैमिली, और फिर जीनस, और फिर स्पीशीज। ये जो 7 स्टेप्स हैं, 7 जो हायरार्किकल स्टेप्स हैं उनके थ्रू चलते हैं। लेकिन सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो किंगडम लेवल का। तो हमें सबसे जरूरी है कि हम किंगडम लेवल पे हम किस तरह से ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर पाए। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पूरे पूरे ऑर्गेनिजम्स को डिनोट कर रहा है। ठीक है। उसमें कोई पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट नहीं, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि ये दोनों पे है। प्लांट किंगडम का भी शुरुआत यहीं से है और एनिमल किंगडम का भी। तो बहुत फंडामेंटल नॉलेज है ये। चलिए, तो हम किंगडम लेवल पे करते हैं। तो सबसे पहली बार जब ऑर्गेनिज्म थे, जब मॉडर्न साइंस शुरू हुई, तो शुरुआती जो साइंटिस्ट थे, जो फिलोसोफर्स थे, उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे उनको देखा, एनालाइज किया, और एनालाइज करने के बाद जो सबसे पहली बार किसी ने क्लासिफाई किया वो थे एरिस्टोटल। ठीक है। एरिस्टोटल, जिन्हें हम अरस्तु भी कहते हैं, उन्होंने मोटा मोटी जीवों को 2 तरह से क्लासिफाई किया। उन्होंने, बिकॉज क्लासिफिकेशन किसी भी लेवल पे हो सकता है। ठीक है। कोई भी चीज को हम जिस तरह से चाहें वैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब वो साइंटिफिक है नॉन साइंटिफिक है वो एक अलग बात है। लेकिन एरिस्टोटल ने क्या किया, उन्होंने जितने भी ऑर्गेनिज्म थे, जिंदा जो थे, उनको दो दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी थी लिविंग यानी जिंदा, और दूसरी नॉन लिविंग। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो लिविंग और नॉन लिविंग थी, उसके बाद जो प्रॉपर साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन किया, उसके बाद आए लीनियस, कैरोलस लीनियस, हम सब जानते हैं। ठीक है। इन्होंने न केवल साइंटिफिकली इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया, बल्कि इसको पूरा सिस्टमा नेचुरी, जो उनकी किताब थी 1735 में जो क्लासिफाई पब्लिश हुई, उन्होंने इसको क्या किया, एनिमेलिया और वेजिटेबेलिया, इन 2 किंगडम में उसको डिवाइड कर दिया। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने ब्रॉड कैटेगरी बना दी, एनिमल्स और प्लांट, नाम दिया वेजिटेबेलिया और एनिमेलिया। ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट एनिमल। इसके अलावा लीनियस ने एक और किंगडम भी बनाया जिसका जीवों से कोई संबंध नहीं था, लेकिन ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने क्या करा, जो मिनरल्स थे, जो चट्टाने थी, उनका भी एक किंगडम बनाया, और उस किंगडम को बनाया उन्होंने मिनरेलिया नाम से। खैर, हम चूंकि यहाँ पे एनिमल्स के ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन में इंटरेस्टेड है, इसलिए हम ये कहेंगे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन विच वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। ठीक है। कैरोलस लीनियस ने जो दिया था 1758 में, उन्होंने 2 बड़े लेवल में उसको क्लासिफाई किया। यानी जितने भी लिविंग बीइंग थे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, उनको प्लांट में और एनिमल में। अब क्यों, किस तरह से, बिकॉज प्लांट जो थे वो नॉन वॉकिंग थे यानी नॉन मूवेबल थे, और एनिमल्स जो थे वो मूवेबल। ठीक है।
और एनिमल लिनियस ने एक चीज और की, लिनियस ने ईच किंगडम को क्लासेस में डिवाइड किया, फिर उनको फाइलम में भी डिवाइड किया, ठीक है, और इस तरह से उन्होंने आगे चल करके भी क्लासिफिकेशन किया। लेकिन चूंकि हम अभी केवल किंगडम लेवल का पढ़ रहे हैं तो हम आगे अभी चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो किंगडम लेवल के क्लासिफिकेशन में जैसे कि मैंने बताया, प्लांट्स आर नॉन मोटाइल और एनिमल्स आर मोटाइल्स। तो प्लांट्स के अंदर देखिए हम सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है। जो मेजर जो डिफरेंस जो उन्होंने नोट किया वो था लोकोमोशन का, ठीक है। तो मेजर जो डिफरेंस था लोकोमोशन का, एनिमल्स मूवेबल होते हैं, मोटाइल होते हैं, ठीक है, और प्लांट्स नॉन मोटाइल होते हैं, जो बाहर से हमें दिखते हैं। कोई भी अगर बच्चा भी देखेगा तो हम देख पाएंगे प्लांट्स हैं वो अपने जड़ों से अपने जमीन के साथ फिक्स रहते हैं, जबकि एनिमल्स मूवेबल होते हैं। तो मोटा मोटी जो उस वक्त या फिर आज भी जो डिफरेंस है प्लांट्स और एनिमल में वो यही है। इसके अलावा न्यूट्रिशन, डू नॉट ईट, पौधे खाते नहीं है, पौधे अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन एनिमल्स को क्या करना पड़ेगा, किसी दूसरे जीवों पे, चाहे वो प्लांट सोर्स हो चाहे वो एनिमल सोर्स हो, उसको खाकर अपना पोषण प्राप्त करना पड़ेगा, ठीक है। और रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, बाह्य वातावरण से जो रिस्पॉन्स हो रहे हैं इसके अंदर कोई एब्सेंट है, हालांकि ऐसा नहीं है कि एब्सेंट होते, लेकिन हमें दिखते नहीं है। प्लांट्स को भी जब भी हम रिस्पॉन्स देते हैं, कोई स्टिमुलाई देते हैं, वो रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन एनिमल्स दिख जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम ये लोअर प्लांट में तो बिल्कुल एब्सेंट था, लेकिन कुछ जो छोटे जीव थे जो कि उस प्लांट्स में रखे जाते हैं, डायटम्स, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लोनाइड्स, इनके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम इस वजह से विजिबल, ठीक है। तो ये था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। लेकिन इसकी कमी क्या है, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन इतना क्रूड क्लासिफिकेशन था कि उसमें एनिमल्स और प्लांट के अंदर डिफरेंशिएशन हुआ, इसके अलावा कोई डिफरेंशिएशन उसमें नहीं है। तो प्लांटी में सारी चीजें आ गई, एल्गी भी प्लांटी में, फंजाई भी प्लांटी में, बैक्टीरिया भी प्लांट है, बिकॉज हमने क्या कहा, जो नॉन मोटाइल हो, जिनमें सेल वॉल हो, जो अपना भोजन खुद बनाता हो, ये सारे लक्षण जिसमें होगा। ब्रायोफाइट्स तो प्लांट में आते हैं, टेरिडोफाइट, स्पर्मेटोफाइट, स्पर्मेटोफाइट का मतलब स्पर्म बियरिंग प्लांट, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, एनजीओ और जिम्नो, उल्टा लिख दिया वैसे कोई बात नहीं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये दोनों स्पर्मेटोफाइट है, बिकॉज ये बीज धारण करते हैं, ठीक है। और जो एनिमेलिया है इनके अंदर भी सारे आएंगे, सिलेंट्रेट, पोरिफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, मोलस्का, नेमेटीहेल्मिन्थीज, एनालिडा, एकाइनोडोमेटा, कॉर्डेटा। तो कुल मिलाकर के ये मोटा मोटा एनिमल। और फिर उसके बाद थ्री किंगडम या टू एम्पायर सिस्टम आया। अब यहाँ पे ये जानना आपके लिए इंटरेस्टेड होगा, ये टू एम्पायर सिस्टम क्या है। थ्री किंगडम सिस्टम जो था वो बहुत ही लैंडमार्क अपने आप में एक किंगडम था, बिकॉज उसमें एक तीसरा किंगडम आया जिसे हम बोलते हैं मोनेरा, ठीक है। अब वो किस तरह से आया, क्या था, इससे पहले हम टू एम्पायर सिस्टम जानते हैं। अभी तक यानी ये जब ये बात कब की है, 1758 के लगभग की। 1758 के बाद काफी साल तक कोई ज्यादा काम नहीं हुआ। धीरे धीरे माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हुए। तो जब माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट हुए तो माइक्रोस्कोपी का एक बहुत बड़ा फायदा हुआ, ये हुआ कि हम उन ऑर्गेनिजम्स को जो हम पहले जिनको हम देख नहीं पाते थे, अब हम उनको और क्लियरली देख। और माइक्रोस्कोपी में डेवलपमेंट के साथ साथ सेल को इंटरनली विजिबल मतलब देखना बहुत आसान हुआ। तो एक बड़ा अंतर जो समझ में आया कि सेल के दो मेजर टाइप एस्टेब्लिश हुए। पहला प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल, ठीक है, और दूसरी यूकैरियोटिक टाइप की सेल। इससे पहले ये ज्ञात नहीं था, बिकॉज इससे पहले तो खाली यही था, एनिमल और प्लांट, बस दैट्स ऑल। जो भी खुद भोजन बनाता है नॉन मोटाइल है, या फिर दो चार लक्षण जो भी हमने पहले डिस्कस किए वो अगर है तो प्लांट, बाकी जो एनिमल वाले हैं वो एनिमल है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के हिसाब से, न्यूक्लियस तो जिसके अंदर वेल अरेंज न्यूक्लियस नहीं है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, वो प्रोकैरियोटिक कहलाएगा। जिसमें वेल डेवलप्ड डबल मेम्ब्रेन माउंट न्यूक्लियस है वो यूकैरियोटिक। तो सबसे पहले लैड चैटन ने 1937 में, एक इंपॉर्टेंट बात है, लैड चैटन ने 1937 में एक सिस्टम प्रपोज किया, जिन्होंने कहा कि नहीं, किंगडम नहीं, टू एम्पायर बनाइए, और एम्पायर के अंदर फिर बाकी चीजें बनाइए, ठीक है। तो उन्होंने जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूक्लियस था उन्हें यूकैरियोटा, यू माने वेल डेवलप्ड, कैरियन माने न्यूक्लियस, और जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं था प्रॉपर ऑर्गेनिज्म, उनको प्रोकैरियोटा में डिवाइड करने की सलाह दी। तो ली चैटन ने सबसे पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टाइप के सेल डिवीजन के आधार पर जीवों को दो एम्पायर में डिवाइड करने की और फर्दर उनको फिर किंगडम और बाकी में क्लासिफाई करने की सलाह दी, ठीक है। लेकिन चैटन का प्रपोजल जो है वो डायरेक्टली इसमें
किंगडम सिस्टम में अप्लाई नहीं हुआ, बिकॉज किंगडम, क्योंकि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमारा पहला जो हायरार्कियल जो स्टेप है वो किंगडम होता है, एम्पायर नाम की कोई चीज नहीं होती। लेकिन चैटन के इस प्रपोजल को इंक्लूड किया गया, कैसे किया गया वो हम देखते हैं। चैटन का प्रपोजल है वो इमीडिएटली नहीं लिया गया, लेकिन उसके बाद एक दूसरे आगे चल के एक क्लासिफिकेशन आएगा, कॉकलैंड का क्लासिफिकेशन, उसमें हम देखेंगे कैसे किस तरह से हुआ। चलिए अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन की, जो किया अर्नस्ट हीकल ने। ठीक है, अर्नस्ट हीकल ने 1866 में सजेस्ट किया तीसरा किंगडम, लेकिन ये लेड चैटन वाला तो बहुत बाद की बात है, 1937 की बात है, लेकिन अभी हम बात करें 1866 की। उससे पहले था 1754, उसके लगभग 100-150 साल बाद, 100 साल बाद, ठीक है, अर्नस्ट हीकल आए। और हीकल ने क्या करा, एक्चुअली उन्होंने क्या देखा, हिकल ने ये देखा कि जब वो अपने चार, क्योंकि तब तक जैसा कि मैंने कहा माइक्रोस्कोपी डेवलप हो चुकी थी, ठीक है, और ल्यूवेनहॉक और बाकी साइंटिस्ट ने ऐसे सिस्टम, ऐसे माइक्रोस्कोप बनाए जिससे वो जीव भी देख पा रहे थे जो पहले हमें नहीं दिखाई देते थे। तो जब लीनियस का टाइम था तब तक तो माइक्रोस्कोपी थी नहीं, तो इसलिए जो भी सामने दिखते थे वो प्लांट और एनिमल दो टाइप के दिख जाते थे। लेकिन जैसे जैसे माइक्रोस्कोपी का डेवलपमेंट हुआ, वैसे वैसे छोटे छोटे जीव जो हमें पहले नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते थे, खासकर कौन नहीं देख सकते हम नंगी आंखों से, जो हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, किसी भी स्थिति में नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन जैसे माइक्रोस्कोपी डेवलप हुई, वैसे वैसे हमने यूनिसेलुलर जीवों को भी देखना शुरू किया। और जब यूनिसेलुलर जीवों को देखना शुरू किया तो नो डाउट हिकल ने प्रपोज किया कि ये भी तो जीव है, तो इनको कहां रखें। तो इसलिए उन्होंने एक तीसरा, यानी सॉरी पहला जो किंगडम था उन्होंने प्रोटिस्टा के नाम से रखा। सॉरी मैंने पहले पीछे इसका जो मोनेरा से बोला, मोनेरा इन्होंने नहीं किया था। तो इन्होंने जो पहला किंगडम बनाया वो था प्रोटिस्टा। अब प्रोटिस्टा क्या है ये जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रोटिस्टा एक बहुत इंपॉर्टेंट एक किंगडम है जिसमें बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के जीव आते हैं। इसके लिए हम अलग से एक अगला जो लेक्चर है वो प्रोटिस्टा पे करेंगे, प्रोटिस्टा में क्या आते हैं। तो मेजर डिफरेंस क्या था, तो हिकल ने एक बड़ा जो डिफरेंस लिया, उसने कहा कि जो यूनिसेल्युलर है, एक कोशिकीय है, वो तो रख दिए उन्होंने प्रोटिस्टा में, और जो मल्टी सेल्युलर है, ठीक है, जो पहले से लीनियस ने किस में बांट रखे थे, प्लांट और एनिमल में, ठीक है, उनको प्लांटी और एनिमलिया, यानी जो हमें जो बाद में जीव यूनिसेलुलर थे, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखने की बात क्या है, चैटन वाला इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे प्रोटिस्टा यानी जो हिकल का जो प्रोटिस्टा है उसमें उसमें यूनिसेलुलर जीव, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, यानी ये जो एक कोशिका है वो चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो और चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका हो, ये दोनों प्रकार की कोशिकाएं इसमें सम्मिलित है। यानी कोई भी जीव जो यूनिसेलुलर होगा, हिकल के अनुसार वो कहाँ रहेगा, प्रोटिस्टा में रहेगा, ठीक है। तो इसमें कौन आए, ठीक है, हम पहले बता चुके हैं कौन आएगा इसमें। यूनिसेलुलर एल्गी में, जैसे कोई भी एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है, फंजाई है, ये बैक्टीरिया, सारे के सारे, यानी सीधी सी बात है, जो भी यूनिसेलुलर था, चाहे वो कैसा भी हो, प्रोकैरियोटिक हो उसकी संरचना, चाहे वो यूकैरियोटिक हो, नो नीड टू बॉदर, प्रोटिस्टा में जाएगा। प्लांटी बिकॉज ये मल्टी सेलुलर है, इसलिए इनको क्या बोला, मेटाफाइटा। मेटा माने बेटर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फाइटा माने प्लांट, मेटाजोआ, ठीक है, मेटाजोआ मल्टी सेलुलरिटी को बोलते हैं, जोआ माने ऑर्गेनिज्म, एंड बेटर लेवल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें उसको अपन बोलते हैं मेटाजोआ, मल्टी सेलुलर उसको अपन बोलते हैं। मेटाजोआ का मतलब मल्टी सेलुलर एनिमल सेल, इसका मेटाफाइटा का मतलब मल्टी सेलुलर प्लांट सेल, ठीक है। तो ये था हिकल का कंट्रीब्यूशन 1866 में, जिन्होंने कहा कि जो प्लांट्स, जो जो जीव जो अभी दिखाई नहीं दे रहे, जो यूनिसेलुलर हैं, उनको उन्होंने अलग रखा। अब प्रोटिस्टा क्या है, अभी मैंने कहा कि हम आगे लेक्चर करेंगे, लेकिन प्रोटिस्टा इस डायग्राम में आप आराम से देख सकते हो। प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जिसमें सभी फाइलम के साथ कनेक्शन, आप देखो, फाइलम सर नहीं, किंगडम, प्लांट के भी कुछ इसमें मिलेंगे, फंजाई भी है, एनिमल्स भी है, आर्किया भी है और बैक्टीरिया भी है। तो प्रोटिस्टा एक कॉमन एक किंगडम है, आगे अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रोटिस्टा के अंदर
प्रोकैरियोटिक नेचर के भी जीव आते हैं, बैक्टीरिया और आर्किया, और इसके अंदर यूकैरियोटिक नेचर के भी जीव आते हैं। ठीक है, तो एक मिडिल स्ट्रक्चर है, मिडिल ऑर्गेनाइजेशन है प्रोटिस्टा, वो अपन आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आया फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन अभी ऊपर मैंने डिस्कस किया था, कोपलैंड ने दिया। कब दिया? 1956 में, 1956 में। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने जो मैंने पहले बात की, यहाँ पे हमने ऊपर क्या डिस्कस किया था कि हिकल ने जब 1866 में, 1866 के बाद कितने साल बाद? 1950, अराउंड 100 ईयर्स, एग्जैक्टली 100 ईयर्स। तो 100 ईयर्स में क्या हुआ? 100 ईयर्स में एक और चीज जो आई, वो ये आई बिकॉज हिकल ने तो 1866 में ये काम किया, चैटन ने प्रपोजल दिया 1937 में। ऐसा क्यों? बिकॉज हिकल के टाइम केवल माइक्रोस्कोपी इनिशियल स्टेज में थी, इतनी स्टेज में थी कि माइक्रोस्कोप से केवल जीवों को, यूनिसेलुलर जीवों को देखा जा सके। लेकिन ये जो एक सेल है वो किस तरह की है, यानी उसका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है, वो प्रोकैरियोटिक नेचर की है, यूकैरियोटिक नेचर की, तब तक देखा जाना संभव नहीं था। तो हिकल नो डाउट प्रोटिस्टा में तो वो सारे टाइप की सेल्स को रखेगा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता, माइक्रोस्कोपी में डेवलपमेंट हुआ, माइक्रोस्कोप और सुधरे, चैटन ने प्रपोजल दे दिया था बिकॉज तब तक प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल एस्टैब्लिश हो चुकी थी। सो कोपलैंड ने ऐसे सोचा कि प्रोटिस्टा, जो कि किसने दिया था? हिकल ने। इसमें तो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों आती हैं हिकल के प्रोटिस्टा में, तो ठीक है। तो कोपलैंड ने एक और किंगडम की स्थापना की और उस किंगडम का नाम रखा मोनेरा। ठीक है, तो ये है कोपलैंड का कंट्रीब्यूशन। लेकिन अब प्रोटिस्टा और मोनेरा में क्या अंतर है? प्रोटिस्टा किसका है? हिकल का। प्रोटिस्टा है हिकल का। प्रोटिस्टा किसने बनाया? हिकल ने। अब कोपलैंड ने क्या किया? कोपलैंड के देखने के बाद, जैसे हमने कहा कि उसके प्रोटिस्टा में क्या क्या है, सारे हैं, लेकिन यहाँ पर चूंकि क्लियर हो चुका था तो इसलिए यहाँ पर ये दोनों होंगे यूनिसेलुलर, और प्लांट्स और एनिमल तो पहले से ही क्या है? मल्टीसेलुलर। यानी हिकल का जो प्रोटिस्टा है उसमें से जो यूनिसेलुलर और जो प्रोकैरियोटिक जीव हैं उनको उसने मोनेरा में कर दिया, और बाकी जो यूकैरियोटिक बच के उनको किसमें कर दिया? प्रोटिस्टा में। तो अगर सार की बात समझे तो कोपलैंड ने हिकल के प्रोटिस्टा में से यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीवों को बाहर निकाल करके मोनेरा की स्थापना कर दी। ठीक है, कोई अंतर नहीं है, यूनिसेलुलर दो में आ गए। इसमें हिकल का कोई दोष नहीं है बिकॉज हिकल के टाइम माइक्रोस्कोपी का डेवलपमेंट ही नहीं होता। ठीक है, चैटन का जो प्रपोजल था वैसे तो इंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन कॉपलैंड ने उसका यूज करके मोनेरा को इसमें से अलग निकाल दिया। ठीक है, तो इस तरह से चैटन का प्रपोजल भी एक्सेप्ट हो गया। अब अपन आते हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या है? तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का जो है, जो बड़ा श्रेय है वो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट है रॉबर्ट एच विटाकर। ठीक है, इन्होंने 1969 में, ठीक है, वो था 1956 में, और उसके बाद करीबन 13 साल बाद रॉबर्ट एच विटाकर ने प्रपोज किया। और इन्होंने किस पे काम किया? इन्होंने ध्यान से देखा प्लांटी को, और प्लांट्स के अंदर से फंजाई को अलग किया, और फंजाई को लास्ट पांचवें किंगडम के रूप में, यानी पहले चार थे और पांचवा किंगडम जो नया आएगा प्लांटी में से निकल के, देखिए हिकल का जो प्रोटिस्टा है उसमें से कोपलैंड ने मोनेरा को निकाल करके चौथा बनाया। अब यहाँ पर विटाकर क्या करेगा? विटाकर करेंगे प्लांट्स में से फंजाई को अलग निकाल देंगे। क्यों निकालेंगे? बिकॉज प्लांट्स के लक्षण और फंजाई के लक्षण बिल्कुल सेम नहीं होते। प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन फंजाई अपना भोजन खुद नहीं बनाते। लेकिन जो पहले की जो डेफिनेशन थी जिसमें हम कह रहे थे जिनमें सेल वॉल हो, जो नॉन मोटाइल हो, ठीक है, उसको हम प्लांट में रखेंगे। इसलिए इस प्रॉब्लम के चलते अभी तक कोपलैंड के फोर किंगडम तक प्लांट्स के अंदर ही फंजाई अपना प्लेस एंजॉय कर रहे थे, लेकिन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट जो विटेकर आया उन्होंने ये चीज नोट की और उन्होंने फंजाई को अलग निकाल दिया। ठीक है, तो मोटा मोटा क्या हुआ, जो पांच किंगडम है उनकी अगर हम बात करें
तो सबसे पहले आ गया मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, उसके बाद प्लांट और एनिमल। ठीक है, तो अभी तक जो प्लांट है इसमें क्या क्या है, इसमें फंजाई भी है, इसमें एल्गी भी है, ठीक है, और इसमें बाकी जो होते हैं ब्रायो, टेरिडो, और बाकी दोनों जो स्पर्मेटोफाइट्स हैं उनको मैं एक साथ लिख देता हूँ, स्पर्मेटोफाइट्स भी। ठीक है, अब इनमें अंतर क्या, देखो फंजाई क्या होता है, फंजाई है वो हमेशा पैरासिटिक होता है, सेल वॉल होती है, ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, हिट्रोट्रॉफिक होता है, विषमपोषी होता है, ठीक है, अपना भोजन खुद नहीं बनाता, और नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। जबकि प्लांट तो नॉन फोटोसिंथेटिक हो ही नहीं सकते, इसलिए इन्होंने यहाँ से जो फंजाई है, बाकी जो चीज है ये सारे के सारे क्या है, मल्टी सेलुलर है। और मजे की बात क्या है कि फंजाई भी क्या है, मल्टी सेलुलर है, इसलिए इसके चलते ये अभी तक इसमें था प्लांट में, बिकॉज हमने ऊपर देखा कि जो मल्टी सेलुलर है जिसमें सेल वाल है वो प्लांट में, जिसमें सेल वाल नहीं एनिमल्स में। तो कोई भी देखेगा अगर फंजाई को तो क्या देखेगा कि हाँ जब मल्टी सेलुलर है सेल वाल है तो कहाँ रखेगा। लेकिन जब डिटेल्स में स्टडी हुई धीरे धीरे, ठीक है, तो फंजाई का बिहेवियर बिल्कुल अलग मिला, और फंजाई का बिहेवियर अलग मिलने की वजह से क्या हुआ, इनको फंजाई को यहाँ से निकाल के और विटाकर ने अलग से एक किंगडम बना दिया। तो इस तरह से बन गए 5 किंगडम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। ठीक है, अब जो डिफरेंस है वो क्या है, डिफरेंस देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये जो दोनों हैं, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, ये जो दोनों हैं ये है यूनिसेलुलर, ये सारे के सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर। क्लियर है। अच्छा, और अगर थोड़ा सा देखें, ये जो अकेला जो मोनेरा है ये है अकेला प्रोकैरियोटिक, और बाकी जो बच गए सारे वो सारे के सारे यूकैरियोटिक। क्लियर है। अब जो डिफरेंस है वो क्या है वो भी चर्चा कर लेते हैं। अब जो खाली प्रोटिस्टा है, अब ये गौर करने लायक बात है। अब ये जो प्रोटिस्ट है, खाली प्रोटिस्टा, ये ऐसा है जो यूकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है। ये इसका की कैरेक्टर है, ये ध्यान में रखने के। तो जो हम आगे दूसरा लेक्चर अभी पढ़ेंगे आगे कि प्रोटिस्टा क्या है, प्रोटिस्टा का केवल एक ही यार्ड स्टिक है कि यूनिसेलुलर होना चाहिए और यूकैरियोटिक होना चाहिए। बिकॉज देखिए कि मल्टी सेलुलरिटी की शुरुआत जो है, जो नीड है, वो यूकैरियोट्स ने समझी, और यूकैरियोट्स ने क्या किया, यूनिसेलुलरिटी से मल्टी सेलुलरिटी की तरफ कदम रखा। प्रोकैरियोट्स कभी भी मल्टी सेलुलर नहीं होते। ठीक है, तो केवल और केवल प्रोटिस्टा ही क्या है, ऐसा यूकैरियोटिक है जो कि यूनिसेलुलर है, और बाकी जो है ये सारे के सारे जैसे हमने कहा यूकैरियोटिक तो है ही, और क्या है, मल्टी सेलुलर भी है। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन था, ये हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे। प्लांट किंगडम मोनेरा में क्या क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है, न्यूट्रिशन एब्सॉर्प्टिव होता है, फोटो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, मूवमेंट फ्लैजिला से कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन छोटे जीव हैं, मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को होते हैं। इसमें कौन कौन आते हैं, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सब आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी पे अभी आगे अब जब हम प्रोटिस्टा की चर्चा करेंगे तब उसमें बात करेंगे। सेल स्ट्रक्चर, ये भी प्रोटिस्टा में क्या है, ये यूनिसेलुलर, लेकिन ये क्या है, यूकैरियोट्स है, यही बात हुई हमारी। ये अब और बाकी दोनों देखो, बाकी लगभग सेम है संरचना।
लेकिन बाद में फंजाई में देखो ये मल्टी सेल्ड यूकेरियोट्स है, ये भी मल्टी सेल्ड यूकेरियोटिक है, ये भी मल्टी सेल्ड यूकेरियोटिक है, लेकिन यहाँ पर जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, काइटिन की बनी है। यहाँ पर जो सेल वॉल है वो किसकी है, सेलुलोज की बनी है। यहाँ पर सेल वॉल है ही नहीं, बाकी ये सब डिफरेंस है। ठीक है, थैंक यू। आशा है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। ये बहुत फंडामेंटल क्लासिफिकेशन है। थैंक्स अ लॉट।